हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 चल रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम करेंगे फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है और हर एक फेज के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे एंड चैलेंजेस थे। फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज चला था इंडिपेंडेंस के 3 डिकेड्स तक। इंडिपेंडेंस के बाद 3 डिकेड्स तक चला था फर्स्ट फेज। मतलब कि फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है 1950s के टाइम पे और 1980s तक फर्स्ट फेज चला था। 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80, 3 डिकेड्स तक जो फर्स्ट फेज था वो चला था। फर्स्ट फेज का मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि हमें फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करनी है और इतने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करनी है जितनी कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है। कि 1980s तक जाते आते हमारे जो फर्स्ट फेज का एंड होता है तब तक हम सफिशिएंट फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर सकें। अब इसी के बीच में 1960s के टाइम पे आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो हमारा इंडिया था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। 1980s में फर्स्ट जो फेज था उसका एंड हुआ था, उसकी खत्म हो गया था फर्स्ट फेज। तो उस तब तक हम 1980s तक आते आते फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। फिर शुरुआत होती है सेकंड फेज की 1980s के बाद। अब हमने देखा कि 1980s तक आते आते हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। तो इस बात की हमारे इंडिया वालों को बहुत खुशी हुई। अभी इस सक्सेस को कि हम सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि इसी के बीच में हमारे सामने और बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। क्या चैलेंजेस आए थे? हमने देखा कि 2000 तक आते आते हमारे इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है। क्यों? अब देखो, हमने फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए लेकिन स्टिल हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। कैसे ख़राब हो रही है? हमारे पास फूड ग्रेन्स के बफर स्टॉक्स पड़े हैं लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो ये क्या था? ये उस टाइम पे एक तरह का मजाक बन गया था। लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। बाकी जो कंट्रीज वाले लोग थे वो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि अब इंडिया के पास इतने ज़्यादा बफर स्टॉक पड़ा है फूड ग्रेन्स का लेकिन स्टिल इंडिया के जो लोग हैं उन तक खाना पहुंच नहीं रहा, वो भूख की वजह से मर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर भी हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट नहीं बना पाए। हम हर किसी तक फूड ग्रेन जो थे वो नहीं पहुंचा पाए। तो इसी के बीच में पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के जो लोग थे उन्होंने एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके लिए अब क्या हुआ? इसके बाद एक नेशनल लेवल पे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के साथ मर्ज भी कर दिया गया। तो अब हुआ क्या था उस टाइम पे? जो उन्होंने PIL फाइल करी थी, क्यों फाइल करी थी? अब उन्होंने देखा कि जो खाना है ना, जो फूड ग्रेन्स है ना, वो गोदाउन्स में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। और यहाँ फिर हो क्या रहा है? जो हमारी सेंटर की सरकार है वो व्हीट को एक्सपोर्ट कर रही है एट अ वेरी लो प्राइस। मतलब सस्ते दामों पे हम बाकी कंट्रीज को व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको खाना मिल नहीं रहा। 2002 तक आते आते जो इंडिया था वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था व्हीट का। लेकिन जो इंडिया के लोग थे उन तक यही व्हीट पहुंच नहीं रही थी। फूड ग्रेन्स प्रॉपरली इंडिया के लोगों के तक पहुंच ही नहीं रहे थे। हम जो व्हीट थी, व्हीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। कौन से वाली व्हीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे? उस व्हीट को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे जो इंडियन लोग जिसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो वो व्हीट क्या हो रही थी? उस व्हीट को हम बाकी कंट्रीज को बेच रहे थे क्योंकि हमारे लोग जो थे वो उस व्हीट को खरीदने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ही इतनी नहीं थी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी ही नहीं थी। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो उनके हाथों में पैसा आएगा, हाथों में पैसा आएगा तभी तो वो फूड ग्रेन्स को खरीद पाएंगे ना, फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर पाएंगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा हुआ वो किसको हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ था जो बड़े बड़े फार्मर्स थे या फिर जो ठीक ठाक से फार्मर्स थे। जो बेचारे गरीब फार्मर थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें थी उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ। या फिर जो दिहाड़ी वाले मजदूर थे उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स थे ना वो बहुत कॉस्टलियर थे, वो बहुत महंगे थे। जो केमिकल्स वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज होते थे ग्रीन रेवोल्यूशन
प्रोडक्शन में, तो वो बहुत महंगे थे। नो डाउट इसकी जो आउटपुट थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि प्रोडक्शन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन पहले तो इनपुट डालने पड़ेंगे ना, वही इनपुट बहुत महंगे थे, जो कि एक जो जिनके पास बहुत कम ज़मीन है वो फार्मर उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। तो अब इसके लिए क्या था, अब देखो सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, लेकिन हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो उन फूड ग्रेन्स को खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि वो फूड ग्रेन्स को खरीद पाएं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में यहाँ पे क्या हुआ, एक गड़बड़ दिखने को मिली कि जो हमारा सिस्टम है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर ली, हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि लोगों को अफोर्ड करने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी तो लोग फूड को अफोर्ड कर पाएंगे, फूड ग्रेन्स को खरीद पाएंगे ना, नहीं तो कैसे फूड ग्रेन्स खरीदेंगे अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। तो इंडिया यहाँ पे फिर फेल होता नजर आया, क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी हो गई, स्टिल हमारे जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं। अब फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब सरकार सब्सिडी दे रही है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्चा कर रही है, सब्सिडी दे रही है। बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने के बाद भी, हायर फूड से सब्सिडी देने के बाद भी लोग फूड को परचेज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी ही नहीं है, लोग फूड को परचेज नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भूख से मर रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर ट्वेन अप्रोच आती है। आज की डेट में भी सेम यही हालात पैदा हुए हैं। फूड ग्रेन्स है हमारे पास, लेकिन लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, भूख है, भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, लोगों के पास नौकरियां होनी चाहिए, सो दैट कि उनके हाथ में पैसा आए, वो कुछ खाने के लिए खरीद पाए। सेकेंडली, जो फूड ग्रेन्स की कॉस्ट है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। फूड ग्रेन्स की कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना होगा, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लानी होगी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। अब जो हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हुए थे फर्स्ट फेज में, तो वो जो सेल्फ सफिशिएंसी वाली जो खुशी आई थी ना हमारे इंडियंस में, वो कुछ टाइम के लिए थी, वो एक टेम्परेरी थी, क्योंकि बाद में हमने देखा कि जो हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, वो फूड ग्रेन्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो क्या फ़ायदा हुआ, फूड ग्रेन्स जो है हमारे वो गोदाउन्स में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, अब यहाँ पे ज़रूरत है हमें फूड ग्रेन्स को लोगों तक पहुँचाने की, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत थी यहाँ पे हमें। फिर आती है थर्ड फेज। 1980s के एंड तक आते आते अब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अब प्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि प्रोडक्शन के और कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। अब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारी मशीनरी यूज़ हो रही है, लाइक ट्रैक्टर्स हो गए, कंबाइंस हो गए, हार्वेस्टर हो गए। तो हम ये जितनी भी मशीनरी यहाँ पे यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर की, तो वो कहाँ से आ रही है, वो इंडस्ट्री से आ रही है। तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हो गया है। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री में बेस्ड हो गया है। अब डेवलप्ड इकोनॉमीज अफोर्ड कर सकती है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, अभी 1947 1950s के टाइम पे तो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, 47 के टाइम पे, तो उसके बाद अभी हम इतना ज़्यादा हम डेवलप नहीं हुए हैं कि हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री पे बेस्ड कर दें। सेकेंडली, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो एरिया है वो बहुत कम है, तो इसीलिए भी हम जो एग्रीकल्चर है उसको हम कॉर्पोरेट तरीके से नहीं कर सकते। 1990s तक
बहुत सारी कंट्रीज ने देखा कि जो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है या सर्विस सेक्टर है, इसको इको फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है या सर्विस सेक्टर है, इसकी डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो अब हमें ज़रूरत है, 1990s तक आते आते कंट्रीज़ को पता चल गया था कि अब अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है कि हमें अपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इसको इकोलॉजिकल फ्रेंडली मेथड से करने की ज़रूरत है, इकोलॉजिकल फ्रेंडली टेक्निक से इसको करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान ना हो। तो अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन में हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या है, उससे जो हमारा इकोलॉजी है वो अनस्टेबल हो रही है। ये कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं है एग्रीकल्चर करने का। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उससे क्या है, पानी पल्यूट हो रहा है, सॉइल है हमारी वो भी पल्यूट हो रही है, खराब हो रही है। तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजी का बैलेंस है वो खराब हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए अब ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ग्रीन फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आउटपुट ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्शन जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो इको फ्रेंडली होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इकोलॉजिकल सस्टेनेबल नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग लाने की ज़रूरत है, ग्रीन फार्मिंग लाने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। हालांकि इंडिया में सिक्किम एक ऐसी स्टेट है जो कि बिल्कुल जहाँ पे कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो कि ऑर्गेनिक स्टेट है। तो अब इंडिया के सामने फिर ये एक और बड़ा चैलेंज आ गया था कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गई, सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन स्टिल जो फूड है वो हर किसी तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और ऊपर से इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को भी ये कहीं ना कहीं हार्म कर रही है, जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह पे अब हमें क्या करना होगा, एक ऐसी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी जहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली जो सस्टेनेबल हो, जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है और इकोलॉजी है उसको कोई भी नुकसान ना हो। ऐसे ना हो कि हम जो पहले की तरह हम करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ही पल्यूट हो रहा है। तो हमें एक ऐसी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम लैंड रिफॉर्म से शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।